सर ऐसा रहा कि मुझे पता था कि JEE भी ऐसा है कि अगर हमारा 12वीं थोड़ा अच्छा रहे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको निकालने में। तो मैंने 12वीं बहुत मेहनत से पढ़ा। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल सोशल मीडिया का सही यूज़ करके अब तो उसके बारे में आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और ज़्यादा ऐसा पूरा पाती में तो नहीं था मैं, बट जो भी मल्टीटास्क करने को मिलता था, जैसे डांस प्रोग्राम हो गया, कुछ भाषण देना, स्पीच देना हो गया, यहाँ तक कि रंगोली प्रतियोगिता में भी मेरे को आओ तुम पार्टिसिपेट करो ऐसा करके, तो मैं सर ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था। ऐसा है सर कि मेरा बैकग्राउंड जो था हिंदी, और पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट ईयर था वो कैसे निकला पता नहीं चला, और बहुत कम कम परसेंट आए। फर्स्ट ईयर तो आपको फिगर आउट करने में लगा कि आप हो क्या रहा है। पूरा समझने में लग गया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ PCS में अपियर होने वाला था, इसलिए मेरा स्टार्टिंग जर्नी छत्तीसगढ़ का जनरल अवेयरनेस पढ़ने के साथ हुआ। तो ये स्टार्ट भी मैं अपने ही कॉलेज के जो मेरा लाइब्रेरी है वहाँ से किया। मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से जैसे चल रहा था इंटरव्यू, तो मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। तो ना मुझे भी थोड़ा ऐसा लग गया था कि अरे कुछ तो क्वेश्चन है जिसमें सॉरी बोलने का मौका मिले। समय आपको सफल नहीं बनाता, समय का सही सदुपयोग आपके सफल बनाता। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है शैलेंद्र कुमार बांधे जी के यहाँ। शैलेंद्र जी का परिचय अगर आपको दूं तो हाल ही में जो CGPSC का रिजल्ट आया, CGPSC 2023 में, इनका कैटेगरी रैंक सेकंड है और ओवरऑल रैंक 73 है। और बांधे जी को पोस्ट मिला है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का। तो बांधे जी से बात करेंगे और इनकी जो जर्नी रही है एक स्टूडेंट से, और किस प्रकार से इन्होंने CGPSC का सपना देखा और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। बांधे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर, अ, मंच में मुझे बुलाने के लिए। जी जी। जी। बांधे जी, अगर हम CGPSC की बात करें तो काफ़ी रिगरस ये एग्ज़ाम माना जाता है। और एक निम्न परिवार से अब वो उठ करके एक CGPSC में इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य जी, शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है। परिवार में कितने लोग हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस कंडीशंस में हुई। आ, परिवार में माता पिता हैं मेरे, और बड़े भैया हैं, छोटी बहन है, जी। और भाभी है, और भतीजी भतीजे हैं। और मेरे यहाँ पास में ही रहते हैं, दीदी है, जीजा जी है। तो ऐसा एक बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड है हमारा। और मेरा जो आपके पिताजी क्या करते हैं, मतलब जब आप बच्चे थे, जब जी, आपने एक पहला कदम अपना रखा था, उस समय आपके पिताजी क्या वैसा कर रहे थे। पापा जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर से, तो प्राथमिक उपचार करते थे वो। जी जी। हाँ, तो दवा खाना चलाते थे। इसके अलावा हमारे गांव में जो खेती है, तो खेती बाड़ी को पापा ही देखते। हम्म। तो ये दोनों काम तो पापा एक के। किसान और डॉक्टर का एक मिला जुला आपके पिताजी का व्यवसाय रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। जी। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सर। मेरा जो है स्टार्टिंग जो है सर, मैं आंगनबाड़ी से स्टार्ट हुआ है मेरा पढ़ाई। आंगनबाड़ी में मैंने पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ यहीं के गवर्नमेंट स्कूल है, उद्योग नगरी प्राथमिक शाला उद्योग नगरी करके है, रावा का तुम्हें पाता है। तो वहाँ से मेरा हुआ। उसके बाद फिर मैंने ज्ञानदीप विद्या मंदिर से 8वीं तक की पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 12वीं की पढ़ाई मैंने माँ बंजारी गुरुकुल विद्यालय से कंप्लीट किया 2015 में। फिर 2015 के बाद JEE के थ्रू मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया। ओके। फिर वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक। JEE में आपका कितने बार में आपने पास किया था वो? फर्स्ट अटेम्प्ट में बस हाँ, कोचिंग वगैरह ली थी JEE? कोचिंग ले लिया था। 2015 में ही पास आउट हुआ मैं 12वीं, और 2015 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था NIT रायपुर। ओके। तो 2019 में मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है। तो CGPSC में आने से पहले हम JEE की बात करते हैं, क्योंकि वो तैयारी भी एक अलग ही चैलेंज रहता है। 12वीं से 11वीं से जो छात्र निकले रहते हैं उनके लिए। जी।
उसकी तैयारी आपने बिना कोचिंग के किस प्रकार से करी थी? सर ऐसा रहा कि मुझे पता था कि JEE भी ऐसा है कि अगर हमारा 12वीं थोड़ा अच्छा रहे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको निकालने में। तो मैंने 12वीं बहुत मेहनत से पढ़ा और उसमें मेरा अच्छा परसेंट भी आया था, 93% आया था उस टाइम। तो उस परसेंट का भी वेटेज जो है JEE में जुड़ता है। तो पहला क्राइटेरिया तो यही था कि 75% से एबव रहा मेरा, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो गया। और एलिजिबल होने के बाद कुछ परसेंट जुड़ता है उसमें मार्क्स, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट रहा। और थोड़ा अच्छे से पढ़ा था मैं, तो JEE एग्जाम में वो भी काम आया। जी। और एक फ्री में एक उस समय निशुल्क कोचिंग दे रहे थे, तो उसमें मैंने 45 डेज का वहाँ ज्वाइन किया था, नव अंकुर फाउंडेशन करके बैरन बाजार। बैरन बाजार। तो वहाँ उस समय मैंने 45 दिन का क्रैश कोर्स फ्री में किया था, तो वहाँ से भी मुझे हेल्प मिला। फिर उसके बाद JEE दिया, तो फिर पहले ही अटेम्प्ट में मेरा निकल गया और मुझे NIT रायपुर मिल गया। क्या रैंक रहा होगा उस समय? मेरा उस समय सब रैंक तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट ओके। 3200 3300 के आसपास ऐसा कुछ था। जी। जी। तो JEE के बारे में बताइए, जो जो स्टूडेंट अभी 10वीं में है और जो मैथ्स परस्यू कर रहे हैं और जाना चाहते हैं एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए, जी। तो उनको आप क्या उनके तैयारी के दौरान सलाह देना चाहेंगे, जिससे मतलब वो चैलेंजेस आपके जीवन में भी आया जब आप तैयारी कर रहे थे, और वो चैलेंजेस अगर उनके जीवन में आएंगे तो वो किस प्रकार से उसको फेस करेंगे? ऐसा है सर कि पहले तो उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल सोशल मीडिया का सही यूज करके अब तो उसके बारे में आप यूट्यूब में देख सकते हैं। जी जी। दूसरा ये है कि आपको 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसके लिए आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। फिर उसके बाद जब आपका 12th कंप्लीट होता है, फिर आपके पास समय है, तो जो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बुकलेट आता है प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, तो उसको देखकर आप एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमको कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे करते हुए आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जब इसकी तैयारी कर रहे थे तो उस समय आप यूट्यूब का सहारा लिए था? एक्चुअली उस समय मेरे पास ये मोबाइल था नहीं, मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था, तो उसका मतलब हेल्प नहीं मिल पाया। जो भी मटेरियल थे सब बुक से ही हाँ, आपने पढ़ाई करी? तो बाकी अब तो गुड अपॉर्चुनिटी है आज के जनरेशन आज के के, लिए, जी, जिनको उसका 10 साल हो गया ना आपके ऊपर? जी। ठीक है। तो शैलेंद्र जी, आप JEE की तैयारी के टाइम कितने घंटे डेली देते थे अपनी तैयारी का? सर उस समय ऐसा रहता था मेरा कि मैं स्कूल टाइम में ही 4 बजे सुबह उठना रहता था मेरा, तो 4 से 6:30 के आसपास में पढ़ाई करता था। फिर रेडी होकर के 7 बजे स्कूल रहता था हमारा, तो 7 से 2:30 हमारा स्कूल रहता था, तो वो स्कूल में चले जाता था। फिर शाम को आकर के फिर से सेल्फ स्टडी चलता था, तो पढ़ाई में पूरा सर्कल रोटेट हो जाता था पूरा, तो ऐसे ही चला। और स्कूल में क्या है, फ्रेंड सर्कल का काफी प्रभाव रहता है। हाँ बहुत। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कैसे थे, खुरापाती लोग होते थे या आप पहले बताइए, आप खुरापाती थे, आप सिंसियर लड़के थे? मैं मतलब स्कूल टाइम में तो एकदम ज़्यादा सिंसियर था सर पढ़ाई को लेकर के, लेकिन अदर एक्टिविटी में भी भाग लेता था। और ज़्यादा ऐसा पूरा पाती में तो नहीं था मैं, बट जो भी मल्टीटास्क करने को मिलता था, जैसे डांस प्रोग्राम हो गया, कुछ भाषण देना, स्पीच देना हो गया, यहाँ तक के रंगोली प्रतियोगिता में भी मेरे को आओ तुम पार्टिसिपेट करो ऐसा करके, तो मैं सब ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था। कोई ऐसा किस्से आपके स्कूल के दिनों का अगर आपको याद हो और आप बता सके, इसमें कैमरे में बताने में कंफर्टेबल हो, कोई ऐसा मजेदार किस्सा स्कूल के दिनों का बता पाए तो? हाँ, एक किस्सा ऐसा है अ, कि हम लोग आई चेकअप करा रहे थे, हमारे स्कूल में ये लगा हुआ था शिविर आई चेकअप का। तो हम लोग लाइन लगे हुए थे, हम लोग 10th क्लास में थे उस समय। तो मेरे सामने जस्ट मेरा दोस्त लाइन लगा हुआ था। फिर उसको उसके सामने एक 12th क्लास का हमारे सीनियर सर थे, तो वो हम लोगों से बड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, बड़ा गंदा सा बिहेव कर रहे थे। तो फिर यार मैं तो सीनियर हूँ, तुम लोग जूनियर हो, तुम लोग पीछे रहो, ऐसे। तो हम लोग बड़े प्यार से उससे बात कर रहे थे, बट वो कुछ अजीब सा ही कर रहे थे।
तो फिर हम लोग भी फिर उससे थोड़ा सा लग गए थे उनसे। तो वो जाके शिकायत कर दिए थे ना हम लोग का कि सीनियर को लेकर के ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो कैसे करके। फिर हमारे स्कूल टीचर लोग बुलाए हम लोग को, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कि हम लोग बताए ऐसा ऐसा रहा मैम, किससे ऐसा करके। तो फिर मैम लोग भी बहुत हंसने लग गए। अरे क्या 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 शिकायत हो रहा है। पर्टिकुलर क्या बोला था आपने उससे उनको? वो ऐसा ऐसा था कि वो हम लोगों को ना ऐसे मार वार देंगे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हम लोगों के भी मुंह से निकल गया कि हम लोग भी ऐसे चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग भी पंच रखे हैं ऐसे करके। तो इसको लेके जाके शिकायत कर दी थी। हाँ, हम्म। तो डेयरिंग तो थे ही आप स्कूल के दिनों में भी थे। कहाँ, मैं अपने दोस्तों को लीड करता था। फेयर ओके। कुछ रहता था तो दोस्तों को लीड करता था। आज मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे हैं। कोई एमबीबीएस कर लिया है, तो कोई जॉब कर रहे पीएचयू में। अच्छे अच्छे सारे फ्रेंड। मैंने डेयरिंग तो था आपका फ्रेंड सर्कल, लेकिन पढ़ाई में भी काफी बड़ी पॉजिटिव डे, पॉजिटिव था। जी। निगेटिव नहीं। जी। तो शैलेंद्र जी, जब आपने जेई पास किया, वो एक अलग ही मोमेंट रहता है, क्योंकि मैंने भी जेई दिया हुआ है, और वो तो मेरा तो खैर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। घर में बहुत खुशी का माहौल था उस समय भी। मेरे यहाँ जो बड़े भैया हैं, हाँ। वो भी जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पास में ही बंजारी माता का मंदिर है, 101 नारियल चढ़ाए थे अपने से। जी। तो उस समय भी बहुत अच्छा मूवमेंट था, पहला सक्सेस था एक प्रकार से। हम्म, ठीक है। तो आपने बताया कि आपको एनआईटी रायपुर में ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिला था। हाँ। वो इंजीनियरिंग के दिनों में आप कैसे थे? मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है ना, कि गांव से गांव ही मान सकते हैं इसको। 10 साल पहले तो उतना ज्यादा अर्बनाइज हुआ नहीं था इलाका। तो गांव वाले एरिया से निकल के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जो लड़का जाता है, उसके लिए क्या अनुभव रहता है? ऐसा है सर कि मेरा बैकग्राउंड जो था हिंदी, वो और पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट ईयर था वो कैसे निकला पता नहीं चला, और बहुत कम कम परसेंट आए। तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। फर्स्ट हम ईयर तो आपको फिगर आउट करने में लगा कि आप हो हाँ, क्या रहा पूरा समझने में लग गया। है। हालांकि वो कैसे भी करके तो निकल गया मेरा फर्स्ट ईयर जो। फिर जैसे हम अपने कोर ब्रांच में गए हाँ। मैकेनिकल के लिए थर्ड सेमेस्टर से, तो फिर जो वहाँ भी हमारा जो मतलब मेंटेलिटी बना। तो अब ऐसा था कि अब हिंदी ना समझ आके हमको इंग्लिश समझ आने लग गया था। फिर वो फाइनल ईयर तक रहा, और एक 80% से फिर मैंने वहाँ पास किया। मेरा 77.10% था। वो एक अच्छा खासा परसेंट था। काफी बढ़िया था सूजी। एनआईटी का माहौल क्या रहता है वहाँ? एनआईटी का एक अपने आप में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। तो अपना निर्णय तो वहाँ स्वयं लेते हैं। तो ये अच्छा लगा कि एक हम नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमको हमारे प्रोफेशनल को वो निखारने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग में मेंटेलिटी ये थी कि यहाँ से पढ़ने के बाद तो अब जॉब लगना 100% है ऐसे करके। तो यही सोच था कि अब यहाँ एडमिशन हो गया तो कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगा सब श्योर था। और अगर मैं वहाँ कैंपस प्लेसमेंट में बैठता भी तो डेफिनेटली मेरे को जॉब मिल जाता। हालांकि मैं जब सेकेंड ईयर में था वहाँ, तभी फिर मेरा जो वो है वो सिविल सर्विसेज की ओर स्टार्ट हो गया। जी, आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में बढ़ने लगा। तो उसमें भी पीछे स्टोरी ऐसा रहा कि जो 2015 पीएससी उसका रिजल्ट आता है 2017। तो जो टॉप करता है श्री हिमांचल साहू सर, फर्स्ट रैंक था उनका उस समय। तो वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हुए थे हमारे कॉलेज। आपके कॉलेज। हाँ, तो फिर मैं मतलब जानना कि ऐसा होता है, सीजीपीएससी होता है, में ऐसे करते हैं ऐसे करके सर का वीडियो देखा मैं, और उसका नाम सुनने लगा। फिर मैं तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी इसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए ऐसे करके। तो 2017 में मैं डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। फिर फाइनली मैं लास्ट ईयर में 2020 से इसका तैयारी स्टार्ट कर। मतलब इंजीनियरिंग आपका खत्म हुआ और आपने जस्ट अपनी तैयारी चालू करी। बिल्कुल। सीजीपीएससी के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक कोचिंग करी थी या सेल्फ? हाँ, जब मैं फाइनल ईयर में था हाँ। तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स लोग गेट का कोचिंग कर रहे थे। तो फिर मुझे भी ये रियलाइज हो रहा था कि सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी अपने जो लक्ष्य है उसके लिए कुछ ना कुछ कर लूँ, ताकि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो स्टार्टिंग में मुझे मिलना स्टार्ट हो। तो फाइनल ईयर में था तो मैं
पता किया वहाँ, तो पास में एक ही इंस्टीट्यूट था, पपई ट्यूटोरियल, हमारे कॉलेज से जस्ट लगा हुआ है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ एडमिशन ले लिया। तो फाइनल ईयर में मैं कॉलेज भी जाता था, शाम को 5 बजे छूट करके 5 से 8 कोचिंग भी जाता था। तो वो कोचिंग कर रहा था मैं। उसके बाद ये कोचिंग मेरा कंटिन्यू चला कोविड के आते तक। तो कोविड के आते तक किया, फिर कोविड जैसे आ गया, फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस समय अपना प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स तो निकला नहीं फिर मेरा। तो फिर कोविड का आपातकाल चल रहा था उस समय, ऐसा है कुछ क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसी दौरान एसीएफ का निकला हुआ था, तो प्रीलिम्स नहीं निकला करके फिर मैं एसीएफ का सेल्फ स्टडी करने लग गया था। तो हम लोग का जो कोचिंग है उसको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिए थे, तो मैं उसको भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं एसीएफ को देख रहा था। तो वो भी आधा अधूरा हो गया। फिर एसीएफ भी हुआ, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर ऐसे करके फिर मेरा आगे बढ़ रहा था स्ट्रगल। तो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो काफ़ी टेक्निकल होता है और मैकेनिकल तो और भी ज़्यादा टेक्निकल ब्रांच हो जाता है। तो वहाँ से एक नॉन टेक परीक्षा की आप तैयारी करना, वो स्विच कैसा किया आपने, कैसे मैनेज किया उसका? ऐसा रहा सर कि मेरा जो स्कूल तक का बैकग्राउंड था वो हिंदी मीडियम रहा, और 4 साल मैंने इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में पढ़ा। कॉलेज के तो जब मैं नॉन टेक में स्विच किया तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है ऐसे। ये जीएस भी हाँ काफ़ी लंबा जीएस हो हाँ जाता है, करंट अफेयर तो आसान माना हाँ। जाता है। बट एक चीज़ है कि जब मैं अपने गोल को डिसाइड कर लिया, तो फिर मैं ये सोच लिया था कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं हर चीज़ पढ़ के रहूँगा। बस ये सोचा था कि जो भी होगा धीरे 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 हो करके एक एक बूंद करके घड़ा भरेगा ऐसे करके। तो मैं सारे चीज़ों को एक साथ हावी होने नहीं दिया, बस मेरे को जो चीज़ पढ़ना है उस बिंदु से स्टार्ट किया। तो चूंकि मैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में अपियर होने वाला था, इसलिए मेरा स्टार्टिंग जर्नी छत्तीसगढ़ का जनरल अवेयरनेस पढ़ने के साथ हुआ। तो ये स्टार्ट भी मैं अपने ही कॉलेज के जो मेरा लाइब्रेरी है वहाँ से किया था। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो सीनियर सर थे वो भी सीजीपीएससी में टॉप किए थे, और ज़्यादातर एक ट्रेंड रहा है कि इंजीनियर्स ही सिविल सर्विसेज में, चाहे यूपीएससी हो, सीजीपीएस हो, या किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हो, उसमें वो एक्सेल कर रहे हैं। ऐसा क्या राज रहता है कि इंजीनियर से उसमें ज़्यादा इंजीनियर से उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं? ऐसा है सर कि अ, पहले थोड़े देखे तो इंजीनियर्स का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो ये यूपीएससी का अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम आईआईटी के लोग रहते हैं, तो उनका जो इंग्लिश वाला पकड़ है वो अच्छा खासा रहता है, और इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज देते हैं। इसका तो सिंपल एग्जांपल है कि 1000 पोस्ट निकलता है, तो उसमें से 40-45 बस हिंदी मीडियम के रहते हैं, बाकी पूरा इंग्लिश मीडियम के सेलेक्टेड रहते हैं। तो ये यूपीएससी का एक रहा। दूसरा ये है स्टेट पीसीएस में हम देखें तो 2018 से पहले 200 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता था मेंस में, और 200 मार्क्स का साइंस का होता था। तो टोटल 400 मार्क्स का ये हुआ। तो इसमें जो भी इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के होते थे वो अच्छा खासा नंबर इसमें लेके आ जाते थे। मैथ्स में ही 200 में 190 तक के ले आते थे। बाकी में क्या है 200 में 90 100 ऐसा आता था, तो वो लोग बाकी लोगों को पीछे छोड़ जाते थे। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा इसका विरोध होने लग गया था। तो फिर फाइनली 2018 में हमारा सीजीपीएससी जो है सिलेबस चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद जो साइंस है और मैथ्स है उसको मर्ज करके एक ही पेपर बना दिए, और मैथ्स का जो 200 मार्क्स का आता था उसको 50 मार्क्स का कर दिया। तो अब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सारे लोगों के लिए इक्वल है। तो ये हालांकि इंजीनियरिंग में ये ऐसा है कि जो भी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उनका थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और थोड़ा हार्ड वर्किंग रहते हैं। मतलब वो पढ़ने की जो आदत है वो हाँ, कॉलेज से वो ही लग कहीं ना जाती कहीं उसमें भी काम आता है। है। जी। बंदे जी, जैसे आपने बताया कि आप नॉन टेक में आपने शिफ्ट किया है ना, तो धीरे 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 करके अपनी तैयारी अपने चालू करी। तो कितने साल, अगर कोई इंजीनियरिंग का फ्रेश बच्चा अगर निकलता है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसने कभी तैयारी नहीं करी सीजीपीएससी की, तो आपके अनुभव के अनुसार उसे कितने साल लग जाएंगे अगर सिंसियरली वो बैठ के तैयारी करेगा तो सीजीपीएससी में सफल होने के लिए? इसमें ऐसा है कि मेरे ख्याल से
2 साल तो मिनिमम लग जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि 1 साल से ज्यादा तो इसका पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने में ही हो जाता है, क्योंकि नवंबर में नोटिफिकेशन निकलता है, फरवरी में प्रीलिम्स होता है, जून में मेंस होता है, फिर नवंबर, फिर से नवंबर दिसंबर आ गया, उसमें इंटरव्यू होता है, रिजल्ट आता है लास्ट में। तो लगभग 1 साल का तो ये सर्कल ही हो जाता है एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 2 साल लग ही जाएगा, और बाई चांस कहीं बीच में असफल हो गए तो आप फिर से सीधा 1 साल आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो आपको मिनिमम कम से कम 2 साल तो लग जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अगर बीच में असफलता मिलती है तो वो टाइम उसके अकॉर्डिंग वो तो बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा 2 साल अगर लग के तैयारी करे तो वो सफल हो सकता बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। है जी। माने जी अगर इसकी बात करें, सीजीपीएससी में ये वाली एग्जाम निकालने से पहले आप एक और सर्विस में थे, उसके बारे में बताइए, क्या सर्विस थी आपने, वो कब पास किया था, क्या ऐसा एग्जाम था? ऐसा है कि स्टार्टिंग तो मेरा सीजीपीएससी के लिए प्रॉपर था, वही करना था लक्ष्य, बट बार बार इसमें मैं असफल हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे और कुछ ना करना है, ऐसा करके फिर मैं एग्जाम देने लग गया और की। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम था मंडी इंस्पेक्टर का, व्यापम का पहला एग्जाम हाँ था। हाँ, व्यापम। तो बिना स्ट्रेटजी का गया था, क्योंकि उस समय मेरा मेंस नहीं निकला था, तो थोड़ा दुखी दुखी होके ऐसे ही गया था, बैठा था। और जब रिजल्ट आया तो देखा कि 1 या 2 नंबर से ही मेरा वो नहीं निकल पाया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे अपना ही गलती महसूस हुआ कि मैं कुछ जानता था उसको भी नहीं बनाया और बेमन से गया था। तो मैं सोचा नहीं, इसको फिर दूर करना चाहिए। ऐसा करके फिर जो भी एग्जाम होता था मैं उसमें अपियर होता था, और वैसे 1 1 2 2 नंबर से मेरा हर एग्जाम फिर रह जाता था। फिर फाइनली उसके बाद 2022 में सीजीपीएससी के ही द्वारा प्यून का एग्जाम हुआ। कंडक्ट कराया हाँ, था। तो ऐसा था कि उस समय मैं पीएससी का इंटरव्यू दे रहा था। ओके। हाँ, ये 2022 का बात है, सितंबर में। हाँ। तो मैं इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद मैं प्यून का एग्जाम देने गया था, क्योंकि भाई उसी दिन था वो? नहीं, 2 4 दिन बाद दो था। साल दिन बाद। तो मैं ये सोचा था कि फाइनली जब तक जॉब नहीं लग जाता, आपको अपना लक्ष्य के प्रति कुछ न कुछ मिल जाए उसमें लगे रहना चाहिए। तो मैं इंटरव्यू दिया, 2 4 दिन बाद प्यून का एग्जाम देने गया, और प्यून का एग्जाम दे लिया। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उसमें हुआ नहीं था मेरा। फिर इसका फिर रिजल्ट बहुत बाद में आता है, तो उसमें सेलेक्ट हो गया मैं। सेलेक्ट हुआ, फिर उस इसका भी सेकेंड फेज था, इमला लिखने वाला। 2.5 लाख लोग अपियर हुए थे इसमें भी। फिर उसमें से कुछ लोग, 4 5 सौ लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें मैं हो गया था। तो अब वो सेकेंड फेज का जो डेट था वो नहीं आया था। इससे पहले मैं हैंड पंप तकनीशियन का एग्जाम दिया था। ओके। तो वो भी मेरा सेलेक्ट हो गया था, मैं उसमें उसमें डीबी में भी गया था मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से मैं उसमें अपात्र हो गया, ओके। नहीं हो पाया। फिर बाद में इसका भी प्यून का सेकेंड फेज वाला आया, उसमें भी दिया, और फाइनली इसका रिजल्ट आ गया और इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर अब मेरे पास होने के लिए तो कुछ था नहीं, पाने के लिए एक ही चीज था। एक सरकारी नौकरी आपके सामने थी। तो मैं तो यही सोचा कि आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो कुछ भी हो, मैं ये जॉब को करूंगा ऐसे करके। और मेरे को 2 ऑप्शन मिला था, आपको पीएससी ऑफिस में जाना है कि आपको मंत्रालय में जाना है। मैं सोचा नहीं, जिसका मैं तैयारी कर रहा हूँ वहाँ जाना है। तो मैं फाइनली पीएससी ऑफिस को मैं चूज किया, और फिर मैं वहाँ जा प्यून का एग्जाम। ही उनका तो ये आपने ज्वाइन किया 2023 में लगभग? नहीं, 2024 में 24 में? किया, अभी मेरे को लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। ठीक है। तो पीएससी के ऑफिस में लोग तो अधिकारियों की काफी प्रोफाइल देखते हैं, यूट्यूब में उनका वीडियोस देखते हैं, क्या काम रहता है लगभग लगभग लोग जानते हैं। पीयून का काम कैसा रहता है, क्या उनका शेड्यूल रहता है? आप तो 1 साल वहां पर सर्व किए हैं। जी, ऐसा है सर कि जो नॉर्मल वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का टाइमिंग है, हम्म। वही सबके लिए वहाँ लागू होता है। तो वहाँ का 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे का टाइमिंग है काम करने का। तो हम लोगों का काम ऐसा रहता था कि जिस भी सेक्शन हमको अलॉट होता है, तो उस सेक्शन में अपने को थोड़ा सा अधिकारी का टेबल को साफ सफाई को देखना है, मेंटेन करना है। ठीक है, उसके लिए पानी वानी का व्यवस्था कर देना है। इसके अलावा जो भी जितने भी फाइल्स हैं उसको सही जगहों पे रखना है, और फाइल का मूवमेंट जहाँ भी जाना है तो वहाँ हमको पहुँचाना है। तो ये हमारा एक बेसिक काम रहता था।
इसके अलावा जो भी हमारे जिसके अधीनस्थ हम लोग रहते थे वो हमको और भी कुछ काम के लिए बोल देते थे, तो वो काम रहता था। पीएससी ऑफिस ये नया रायपुर में हाँ आप थे, है ना? जी जी। जी, लेकिन ये आपने इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन मेरे जो अधिकारी थे सर, जैसे श्री अपूर्व श्रीवास्तव सर विधि अधिकारी हैं, उसके अंडर पे मैं काम करता हूँ। तो वो मुझे हमेशा एक अलग ही नजरों से देखते थे और अलग ही काम देते थे। वो मेरे को बोलते थे, सैलेन तू तेरा जैसा क्वालिफिकेशन है ना, मैं वैसा तेरे से काम कराना चाहता हूँ, ऐसा करके वो मेरे को हक का काम देते थे। अच्छा। तो टेक्निकल टेक्निकल चीजें काम करने के लिए भी मुझे देते थे, तो ये अच्छा रहा। इसके अलावा सारे मेरे जो स्टाफ है सर, वो लोग सब सपोर्ट करते थे। वहाँ आपको वैसे कुछ चीजें सीखने को मिली जो आपकी इस एग्जाम में काम आया? हाँ बहुत सारे ऐसे हैं सर, जैसे वहाँ मुझे लाइब्रेरी में कभी देख रेख करने का जिम्मेदारी मिला हुआ था। हम्म। तो वहाँ सारे किताबें रहती थी, तो उस किताबों का यूज करता था मैं पढ़ने के लिए, जो भी खाली टाइम रहता था। और 7-8 न्यूज़पेपर आते थे, तो सारे न्यूज़पेपर को पढ़ता था मैं। तो ये एक अलग से मेरा वहाँ वो बन गया था, तो जो डेफिनेटली ये वाले एग्जाम में काम आ। और कुछ टिप्स वगैरह भी मिले होंगे आपके अधिकारी से? ऐसा तो नहीं है, बस एक चीज और मुझे फायदा हुआ कि आ, जैसे मैं अचानक से वहाँ इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, तो माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ बैठा हूँ, फिर कहाँ से उतार के मुझे इंटरव्यू कक्ष में भेज दिया, एक ऐसा रहता था पहले, और दिया था इंटरव्यू में तो। हाँ। और अब वहाँ काम करके ऐसा हो गया था कि अपना घर वाला फीलिंग रहता है ना, फैमिलियर, हाँ यहाँ जाते हैं तो ये ऐसा है, ये तो वो झिझक खत्म हो गई थी मेरी। तो ये एक और फायदा रहा मेरा। यानी जो फ्रेश कैंडिडेट होगा वो बिल्डिंग देख के पहले तो डर जाएगा इंटरव्यू देते ऐसा हुआ है, मेरे ही साथ हुआ था ये। हाँ। तो ये दोनों को मैं कंपैरिजन कर पा फिर वेटिंग रूम में वो नर्वस हो जाएगा। हाँ हाँ, ये आपके साथ नहीं हुआ होगा। जी। जी। और पैनल से भी आप फेमिलियर रहे होंगे? पैनल नहीं, उन लोगों से मैं हम लोगों का नहीं रहता है, ऐसा जान पहचान नहीं रहता है। आ, कभी अचानक देख लिए तो ऐसा हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ऑफिस है, तो जिसका अंडर में जो काम कर रहे हैं वो ज्यादातर उसको जानते हैं। ओके। बाकी तो वो पैनल अलग ही हो जाता है। इंटरव्यू का अनुभव कैसा था आपका? इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मतलब मेरा इस बार का इंटरव्यू संविधान दिवस के जस्ट बाद था। जी। तो उसमें उस दिन पूरा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स है पूरे संविधान से रिलेटेड थे, तो संविधान से खूब क्वेश्चन हुआ था मेरा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे। और उसके बाद मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बना बनाकर मुझे सिचुएशन दे देकर पूछ रहे पूछ रहे थे बहुत सारे। और मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन हो रहे थे। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हुए मैं बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और अभी तक में मेरे को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है अ, इंटरव्यू में? हाँ इंटरव्यू में। मेरा खुद का बैकग्राउंड ओके। पहले जो 2 बार दिया था उसके कंपेरिजन। मतलब अपने जो दोनों इंटरव्यू थे पिछले, उससे ज्यादा आपने इसमें हाँ इस अच्छा बार मिला। परफॉर्म किया। जी। जी। तो ऐसा कोई सवाल रहा होगा जिसमें आप फंसे थे? हाँ सर, मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से जैसे चल रहा था इंटरव्यू, तो मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। तो ना मुझे भी थोड़ा ऐसा लग गया था कि अरे कुछ तो क्वेश्चन है जिसमें सॉरी बोलने का मौका मिले, ऐसे करके। तो फिर मुझे जो मेरे पैनल के चेयर पर्सन थे वो मुझे पूछे, आ, उनको भी लगा होगा इस सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, कुछ तो अलग पूछा जाए ऐसे करके। तो वो मुझे पूछे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है ना, तो वो ऐसा करके बताया, तो तिरंगे में बीच में अशोक चक्र है। तो मैं बोला ठीक है ना। तो जो अशोक चक्र है ना, उसको तिरंगे में लगाने का सिफारिश कौन किया था बोले। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे नहीं पता है करके, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसको मैं सॉरी बोलने वाला था। तो बड़ा थोड़ा सा हल्के स्माइल के साथ खुश होते हुए, सॉरी मैम इसके बारे में नहीं, ऐसे करके मेरा तो ये भी एक अच्छा महसूस हो रहा था। ओके। जी जी। मतलब एक तो ऐसी गूगली है जिसको मैंने भी छोड़ दिया हाँ ऐसा है। है ना? और कुछ कुछ चीजें ऐसा रहा कि मैं अपने फेवर में भी क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित किया। जैसे मैंने अपना हॉबी में लिखा था छत्तीसगढ़ी कविताएं लिखना, तो मुझसे कुछ नहीं पूछा जा रहा था। तो एक मैम थे पैनल में, वो पूछे कि आप मान लो एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो
और आपके ऊपर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से दबाव आ रहा है, तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं 2-3 पॉइंट बताया कि ऐसे कम कर सकते हैं। साथ में एक चीज इंक्लूड कर दिया कि मैम मेरा जो हॉबी है छत्तीसगढ़ी कविताएं लिखना है। तो जब भी मैं अगर प्रेशराइज फील करूंगा तो अपने मन को शांत करने के लिए मैं कविताएं भी लिख सकता हूँ। बोले अरे तुम कविताएं भी लिखते हो। वो पलट के देखे, फिर बोले ठीक है सुनाइए तो एक आध कोई लिखी हुई ऐसे करके। फिर वो भी मौका मिल गया सुनाने का। क्या कविता आपने सुनाया था अपने इंटरव्यू में उस टाइम? मैं उस समय एक वो सुनाया था, छत्तीसगढ़ी में कविता है वो, देशभक्ति के ऊपर था। आपने लिखे थे उसको? हाँ मतलब आ, मेरे यहाँ पिताजी इसको लिखे हुए हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करके मैं इसको लिखा हुआ था, ऐसा है। 2 लाइन अगर आप सुना पाए। जी जी बिल्कुल। ए भारत के माटी रे भैया, ए भारत के माटी रे भैया, एकर बढ़ाबो शान, लहराए हमर तिरंगा झंडा, जय जय हिंदुस्तान। लाल बहादुर बागी नेहरू औ वीर आजाद, ए माटी पर जम्मो नेतन दुख पाइन दिलवा। लहू पसीना एक कर दिहिन आजादी ला पाइन, तभे तो लाल किला में हमर तिरंगा झंडा ला फहराए। कतको वीर शहीद हो गईन दे दिल अपन परान, लहराए हमर तिरंगा झंडा, जय जय हिंदुस्तान। गंगा जमुना सिंधु नदी एकर महिमा लगाथे, और चारों तीरथ धाम इहे ले धर्म के शंख बजाते। यही हमर पर सड़क के धरती एकर बर देबो जान, लहराए हमर तिरंगा झंडा, जय जय। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो ये जो हॉबी जो आपको लगी है कविता लिखने की और कविता बोलने की, जी। ये आदत आपको कहाँ से लगी? मेरे आप पिताजी से, ओके, क्योंकि पापा वो भी भी कवि है? हाँ वो भी बहुत सारे गाने, हम्म। कविता और गजल्स ऐसे पापा लिखते रहते हैं, उनकी भी किताबें हैं। ओके। तो पापा से थोड़ा सा प्रेरित रहा है इसमें। तो बचपन से आपके अपने पिताजी के साथ कैसा संबंध रहा है बचपन से? बहुत ही अच्छा संबंध रहा है मेरे को। मतलब एक पढ़ने वाले स्टूडेंट बनाने में पापा का ही योगदान है। जी। क्योंकि मैं पहले बहुत कमजोर था पढ़ाई में। हम्म। तो ऐसा था कि 5वीं का जो मैं अर्धवार्षिक परीक्षा दिया था, तो उसमें सारे में मैं न्यूनतम मार्क्स पाके पास हुआ था। 17-17 नंबर आए थे मेरे। 50 नंबर का होता था उस होता टाइम पे, था। पढ़ा था वासिंग तो में। फिर बाद में पापा ही मेरे को पढ़ाने लग गए, सुबह उठा करके पापा ही पढ़ाते थे। और फिर जब फाइनली इसका एग्जाम हुआ तो 5वीं में मैं ही टॉप किया था उस समय, 84-5 ऐसा कुछ परसेंट था। ओके। तो वहां से जो मेरा एक लैब बना, जो मेरे पिताजी ने मुझको दिया, इसको बना। मतलब वो 5वीं क्लास में जब आपको। हाँ जो मुझे मिला एक पढ़ने का लय जो मिला, वो फाइनली ये सब CGPSC के सिलेक्शन तक चलता रहा है। चीज। जी। तो कभी डांट मार पड़ी है कि जब पढ़ाई में आनाकानी करते थे? मार पड़ी है। तो मैं बता रहा हूँ ना, 17-17 नंबर जब मिला था ना, तो वो रिजल्ट देख के ही पहले तो मैं खूब मार खाया था। और उसके बाद जब पापा पढ़ाते थे तो वो बताते थे, और फिर थोड़ा समझ नहीं आता था तो भी पढ़ता था। पर पढ़ता था। तो ऐसे फिर उसके बाद से नहीं पढ़ा, ओके। कभी नहीं पढ़ा उसके बाद से। ठीक है, तो एक लोहे को सांचे में डालने के लिए हथौड़ी की मार तो जरूरी होती है। जरूरी होती है डेफिनेटली। जी। CGPSC में आपने बताया कि आप 2020 से ही इसके एग्जाम दे रहे थे, 20 से 21? 19। 19 से ही दे रहे थे ना? फाइनली 2023 में आपको सफलता हासिल हुई। तो इन 4-5 सालों के दौरान आपने बताया कि काफी सारे एग्जाम और भी दिए थे, जी। 2 एग्जाम में आपको सफलता भी मिली थी। तो ये जो 5 साल का जो दौर रहा है, ये काफी उतार चढ़ाव वाला दौर आपके पढ़ाई के जीवन में रहा। इसको प्रेशर आपने किस प्रकार से हैंडल किया था? जब असफलता मिली तो कैसे हैंडल किया था? सर ऐसा है कि प्रेशर तो हर एक्सपीरियंस के लाइफ में रहता है, लेकिन अगर उनको परिवार का सपोर्ट मिल जाए, उनका पूरा प्रेशर रिड्यूस हो जाता। तो मेरे साथ भी यही रहा। मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का बहुत ही सपोर्ट। मतलब मैं असफल भी होता था तो समझाते थे मुझे। और ऐसा था कि जितने मेरे जितने बार मैं अपियर हो रहा था, तो कहीं मेरा ग्राफ पीछे नहीं जा रहा था, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आगे ही पर।
तो 2000 मतलब हर हर अपने अटेम्प्ट में आप अपने पिछले नंबर को पीछे छोड़ रहे थे। पीछे छोड़ते थे। जी। 2019 में मैंने दिया, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था। 20 में मैंने दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस में पहुंच गया, मेंस नहीं निकला। फिर 21 में दिया, इंटरव्यू में पहुंच गया। 22 में दिया, इंटरव्यू में पहुंचा, लेकिन रैंक थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, बट पोस्ट नहीं मिला। और फाइनली 2023 में तो सेलेक्ट ही गए। तो मेरा जो ग्राफ पोस्ट अभी ऐसा मिला कि कैटेगरी रैंक में नंबर 2 आ गया। जी। नंबर 1 कौन है कैटेगरी रैंक में? नंबर 1 में सत्येंद्र कुमार बंजारे जी है। तो बंजारे जी और बांधे जी के जो नंबर है उनमें कितने का डिफरेंस है? उसमें सर 6 नंबर का डिफरेंस। 6 नंबर का डिफरेंस है। ओके। 6 नंबर से भी एक पोस्ट डीसी से आप असिस्टेंट कमिश्नर। एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर इसमें। आधे नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। 6 नंबर का तो बहुत बड़ा दायरा है। और फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और इसके लिए मैं सत्येंद्र सर को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो डीसी बने हैं। जी। जी, हम कभी रहा तो साथ में मिलकर डेली काम करें। तो असिस्टेंट कमिश्नर की आपको जो पोस्ट मिली है, जी। ये इसका प्रोफाइल कैसा होता है, कुछ बता पाएंगे डिटेल में इसके हाँ, बारे में? इसका सर ऐसा है कि ऑफिशियल भी है हम्म। और फील्ड वर्क भी रहता। तो जो भी स्टेट टैक्स से रिलेटेड सरकार के जो राजस्व में आना है, जो भी टैक्स आना है, तो ये स्मूथ है ना। ऐसा करके हमारा एक काम रहता है कि इसमें कोई बीच में अड़चन ना है, सारे फ्लुएंसी बना रहे। इसके अलावा अगर कोई इसमें कुछ गलत काम करता है या फिर टैक्स चोरी करता है या बहुत सारी समस्याएं भी आती है, शिकायतें आती है, तो हमारे जो ऊपर अथॉरिटी है वो हमको फिर कभी कभी रेड मारने के लिए भी बोलते हैं। तो हमारे अंडर में जीएसटी इंस्पेक्टर रहते हैं, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर रहते हैं। तो फिर उनको लीड करना पड़ता है हमको। इंस्पेक्टरों को लीड करना हाँ, पड़ता है। लीड करना पड़ता है। ठीक। और हमारा प्रॉपर एक रहा तो हमारा जो सर्कल में डिवाइड है, जितने भी डिवीजन है हमारा, वो सर्कल में डिवाइड है। तो वो सर्कल का हम हेड रहते हैं। जो भी असिस्टेंट कमिश्नर रहता है वो हेड रहता है। ओके। तो उस सर्कल का पूरा करता धरता वही रहता है। तो जितना से अच्छा काम हो वो सर्कल में, उसका जो है जिम्मेदारी कर्तव्य एक असिस्टेंट कमिश्नर। क्या क्या चीजें आती है छत्तीसगढ़ के टैक्स उसमें? एक तो स्टेट जीएसटी हो गया, उसके अलावा? इसके अलावा वेट होता है। ओके, वेट। और इसके अलावा जो हमारा इनकम टैक्स भी लेते हैं। इनकम टैक्स और पे। सेंट्रल जीएसटी का अलग हो जाता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी होता है। ये सारे टैक्सेस रहते हैं। जी। तो खैर अभी तो आप ज्वाइन करेंगे तो और ज्यादा ठीक है। अनुभव होगा। मेन हमारा जीएसटी है। मेन जीएसटी। मेन जीएसटी है हमारा। हाँ जी। तो अगर इसमें असिस्टेंट कमिश्नर आप हैं जीएसटी में, तो डीसी बनने की राह में कितना करीब है आपके अभी डीसी बनने की उसके लिए? अगर यहाँ से प्रमोट होते हुए जाएंगे तो सर इसमें वो डीसी का अलग ही हो हो जाता है। जाता है। और हमारा जो एंटी होता है वो डीसी बनता है ना? हाँ, जो नायब तहसीलदार रहते हैं वो डीसी होता है। हमारा ऐसा है कि जैसे हम असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, तो प्रमोशन चैनल डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये रस्सा। ओके। ये राजस्व एक अलग ही हो हाँ, जाता हमारा ये मतलब जीएसटी का रिवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है। एक और रिवेन्यू डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, है। वो इसको डीसी। डीसी और नायब तहसीलदार उसके नीचे आ जाते हैं। सर ये हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है। ओके। जी। बढ़िया। तो अभी तो आपके पास काफी सारे अटेम्प्ट बचे हैं, जी, तो आगे आप ट्राई करेंगे और यूपीएससी की और या स्टेट पीएससी में ही डीसी के लिए? ये सोचा हूँ सर मैं कि यूपीएससी कम से कम मैं अपनी वो के लिए दूं, ताकि क्योंकि मेरा जो पहला सपना था वो यूपीएससी था। मैं सीजीपीएससी के बारे में नहीं जानता था। जी। मैं ये जानता था कि यूपीएससी करना है आंसर। तो जो मेरा पहला सपना है उसके लिए भी अटेम्प्ट देना है मुझे। तो अभी तो एक भी बार अटेम्प्ट दे दिया हूँ, यूपीएससी दूंगा उसको। और सीजीपीएससी मेरा फाइनल हो गया था, अब नहीं दूंगा ऐसा था। बट किसी रीजन से बहुत लोगों का और सपोर्ट मिला कि एक अटेम्प्ट और दे दो ऐसा करके, तो इस बार अटेम्प्ट दे दिया हूँ। यानी जब आपको सीजीपीएससी में जो नौकरी मिल गई थी, उस नौकरी में रहते रहते आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे? हाँ। ओके। और अभी भी जो मुझे मिला है इसके उससे मैं 100% सेटिस्फाइड।
हाँ जी, जो बिल्कुल। पोस्ट मुझे मिला है, हाँ। सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ भी इसमें रहते रहते आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। तो यूपीएससी और सीजीपीएससी का जो उसमें जाए, अगर पैटर्न में जाए, या किस प्रकार से डिफरेंट ये एग्जाम रहता है? सर अभी तो मतलब यूपीएससी के बारे में ज़्यादा नहीं है जानकारी। ओके। बस ये है कि दोनों की स्ट्रेटजी तो डिफरेंट होती है। हाँ। पीएससी में ऐसा है कि आ, आप जिस भी स्पेसिफिक पीएससी में दे रहे हैं हाँ। तो उस स्टेट का माइक्रो लेवल पे जाके वो पूछते हैं। हाँ। और यूपीएससी ऐसा है कि वो जनरलाइज्ड व्यू में पूरा वर्ल्ड लेवल पे पूछते हैं। दूसरा ये है कि स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट वाला में, हाँ। है ना, और फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं। यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और स्टेट फॉरवर्ड तो मिलेगा ही, ओके। वो स्टेटमेंट में ज्यादा रखता है। ये थोड़ा सा है। डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल हो गया, हाँ, और ये थोड़ा सा कम का कॉन्सेप्चुअल हो गया, फैक्चुअल तो नहीं कह सकते ना। अभी ऐसा हो गया है कि हमारा सीजीपीएससी भी अब यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ओके। तो जो लास्ट टाइम हुआ है मेंस, उसने ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, फैक्चुअल को भी कॉन्सेप्चुअल बना के पूछे। ओके। ये तो बांधे जी, इतनी सारी तैयारी आपने करी काफी समय, तो आपने बताया कि हॉबी के रूप में तो आपका कविता लिखने का था ही, उसके अलावा और कोई हॉबी रही है? फिल्में देखना, क्रिकेट, फुटबॉल? फिल्में कभी कभी ऐसा रहता था, ज्यादा तो ऐसा देखना नहीं हो पाता था। स्कूल टाइम में क्रिकेट बहुत खेले हैं, तो वो समय क्रिकेट का चस्का बहुत था। और अभी भी देखते हैं क्रिकेट, फॉलो करते हैं? अभी समय नहीं मिल पाता था सर, तो स्कोर देख लेता था, बस ऐसा है। कौन है फेवरेट प्लेयर, कौन है आपका? मेरा तो सर वीरेंद्र सहवाग है। वीरेंद्र सहवाग। उसके टाइम से मैं ओके। करता था इसको, और वीरेंद्र सहवाग मेरा सबसे फेवरेट है। और फिर उसके अलावा मैं गाना सुनने को बहुत पसंद करता, गाना सुनकर पढ़ाई करना, गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर देता हूँ। सुनते सुनते भी पढ़ाई करते हैं? नेक बैंड या हेडफोन लगा करके हाँ। जो भी म्यूजिक वाला वो चलते रहता था, 1 घंटा 1.5 घंटे का रहता था वो, कान में चल रहा है वो, मैं अपना पढ़ रहा, तो मतलब ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता दी, जिनको बोर लगता है पढ़ाई करने में तो वो म्यूजिक लगा के पढ़ाई कर सकते ऐसा किया, बहुत हैं। किया उसे। जी। ठीक है मानदेव जी, काफी बढ़िया ये कन्वर्सेशन रहा है। जी जी और कोई ऐसी चीजें अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, जो आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेगी, तो क्या चीजें आप ऐड करना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी दर्शक हैं या सीजीपीएससी या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, कि लाइफ में अगर आप बीच में असफल होते हैं तो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप जी उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऊंचा सोच रहे हैं, तो छोटी मोटी तकलीफें तो आती ही रहेगी, उसको आपको धीरे से पार करते चले जाना है। और पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस आपको बनाए रखना है, और अनुशासन के साथ आपको पढ़ाई करनी है, निरंतरता बनाए रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। और आत्मविश्वास तो बिल्कुल रखना चाहिए अपने अंदर। अगर आप आत्मविश्वास रखते हैं तो आप 10 साल बाद भी उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऐसा मैंने अपनी अभी सिलेक्शन में देखा है कि कई 10वें अटेम्प्ट में निकाले। जी। और दूसरा है, एक अच्छे वातावरण में आप रहे, अच्छे अच्छे मित्र बनाए, जरूर वो काम आते हैं। और असफलता से आपको घबराना नहीं है, अपनी कमजोरियों को ढूंढना है जब भी आप असफल होंगे, और उन कमजोरियों को एनालिसिस करते हुए उसको दूर करना है, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनका एक कोटेशन आता है कि समय आपको सफल नहीं बनाता, समय का सही सदुपयोग आपके सफल बनाता है। वो बिल्कुल समय का सदुपयोग करें, भले टाइम जितना ले। जी। तो शैलेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में समय देने के लिए। और दर्शकों को बता दूं कि हमारे चैनल में काफ़ी सारे और सीजीपीएससी, एसआई या असिस्टेंट कमांडेंट जो बने हैं, उन सबका भी हमने पॉडकास्ट रिलीज किया है। उनकी कहानियां भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल में क्लासेस भी चल रही है, तो बिल्कुल आप चैनल में लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो गया, क्लासेस हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ये सब देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।